हाय दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हम आपके साथ भारत का संविधान और हमारे मौलिक अधिकार के बारे में पिछले 5 वीडियो में एक एक मौलिक अधिकार आपके साथ विस्तार पूर्वक साझा किया था। दोस्तों, अब हमारा आखिरी मौलिक और छठा ही हमारा आखिरी मौलिक अधिकार है, जिसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अर्थात जो हमारा छठा मौलिक अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में हमें विस्तार पूर्वक बताया गया है। दोस्तों, भारतीय संविधान जहां अपने नागरिकों को विशुद्ध रूप में मूल अधिकार प्रदान करता है, वहीं उसे परिवर्तित कराने के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 के तहत उपबंधित संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक अत्यंत महत्वपूर्ण मूल अधिकार है। इसकी महत्ता को रेखांकित करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। इस अधिकार के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है, तब वह उपचार के लिए उच्चतम न्यायालय की शरण में जा सकता है। उल्लेखनीय है कि मूल अधिकार के उल्लंघन पर अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में भी उपचार के लिए जाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार विवेकीय है। पीड़ित व्यक्ति स्वेच्छानुसार दोनों में से किसी भी न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। परंपरागत मत के अनुसार मूल अधिकारों के अतिक्रमण से व्यथित व्यक्ति ही अनुच्छेद 32 के तहत अनुतोष पाने का हकदार होता है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने लोकहित के माध्यम से अनुच्छेद 32 के क्षेत्र को अत्यंत व्यापक कर दिया है। परिणाम स्वरूप अनुच्छेद 32 के अधीन कोई संस्था अथवा लोकहित से प्रेरित कोई नागरिक किसी ऐसे व्यक्ति के संवैधानिक या विधिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए लोकहितवाद दाखिल कर सकता है, जो निर्धनता, अज्ञानता अथवा किसी अन्य कारण से रिट दाखिल कर पाने में सक्षम नहीं है। इस संदर्भ में न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने कहा है कि वाद कारण और पीड़ित व्यक्ति की संकुचित धारणा का स्थान अब वर्ग कार्यवाही और लोकहितवाद से ने ले लिया है। मूल अधिकारों हेतु उपचार। अनुच्छेद 32 में कुल 4 खंड हैं। खंड 1 मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान करता है। खंड 2 में उच्चतम न्यायालय को शक्ति दी गई है, जिसके अनुसार वह मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए आदेश, निर्देश या रिट जारी कर सकता है। खंड 3 के अंतर्गत संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह किसी अन्य न्यायालय को उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड 2 के अधीन प्रयोग की जाने वाली किन्हीं या संदर्भ सभी शक्तियों को अपनी स्थानीय अधिकारिता में प्रयोग हेतु दे सकती हैं। खंड 4 इस संविधान में अन्यथा उपबंधित के सिवाय मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के अधिकार के निलंबन का निषेध करता है। मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने हेतु उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32(2) के तहत निम्नलिखित 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण, पांचवा है अधिकार परीक्षा। पहला हम आपसे बात करते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए या रिट ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है जिसने किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध किया है। इसके द्वारा न्यायालय निरुद्ध या कारावासित व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित कराता है तथा उसके निरोध की वैधता की परीक्षा करता है। निरोध का विधिक औचित्य न होने पर निरुद्ध व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दिया जाता है। इस रिट हेतु याचिका निरुद्ध व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का मुख्य उद्देश्य निरुद्ध व्यक्ति के निरोध की वैधता अथवा अवैधता की जांच करना है। अतः इस रिट पर विचार के समय निरुद्ध व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष प्रत्यक्षित उपस्थिति
होना आवश्यक नहीं है। दूसरा है परमादेश। इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। इसके तहत न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, लोक प्राधिकारी, अधीनस्थ न्यायालय, सरकार या निगम को उनके विधिक, संविधिक या लोक कर्तव्यों को करने का या अवैध रूप से न करने का आदेश दिया जाता है। अतः इस रिट का प्रयोग ऐसे अधिकारी को आदेश देने के लिए किया जाता है जो सार्वजनिक कर्तव्यों को करने से इनकार या उपेक्षा करता है। ध्यातव्य है कि निजी व्यक्तियों या संस्थाओं के विरुद्ध अथवा संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन हेतु ये रिट जारी नहीं की जा सकती। प्रतिषेध, इसका अर्थ है मना करना या निषेधाता की भांति है। यह रिट वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक अधिकरणों के विरुद्ध जारी की जाती है। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने से निषिद्ध किया जाता है कि जो उसमें निहित नहीं है। इस प्रकार यह रिट कनिष्ठ न्यायालयों या अधिकारणों को अपनी विधिक सीमाओं या अधिकारिता का अतिक्रमण करने से प्रतिषिद्ध करती है तथा प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन से रोकती है। ध्यातव्य है कि यह रिट सिर्फ न्यायिक या अर्ध न्यायिक कृत्यों के विरुद्ध जारी की जाती है। किसी कार्यपालकीय या विधायी कृत्य अथवा किसी प्राइवेट व्यक्ति या संघ के विरुद्ध यह रिट जारी नहीं की जा सकती तथा यह रिट सिर्फ उसी स्थिति में जारी की जा सकती है जबकि कार्यवाही किसी न्यायालय या अधिकरण के समक्ष लंबित हो। चौथा है उत्प्रेषण। इसका शाब्दिक अर्थ है पूर्णतया सूचित कीजिए। यह रिट भी अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्य करने वाले निकायों के विरुद्ध जारी की जाती है। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को अपने समक्ष के मामलों को वरिष्ठ न्यायालयों को भेजने का निर्देश दिया जाता है। यह रिट इस आधार पर जारी की जाती है कि अधीनस्थ न्यायालय में अधिकारिता का अभाव या अधिक है, उसने नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन किया है, निर्णय में वैधानिक गलती, अभिलेख में अस्पष्टता दर्शित है। ध्यातव्य है कि प्रतिषेध एवं उत्प्रेषण दोनों रिटें अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती हैं, किंतु दोनों रिटों का उद्देश्य पृथक है अर्थात अलग है। प्रतिषेध रिट कार्यवाही के दौरान कार्यवाही को रोकने हेतु जारी की जाती है और उत्प्रेषण रिट कार्यवाही की समाप्ति पर निर्णय को रद्द करने हेतु। प्रतिषेध की भांति उत्प्रेषण रिट भी कार्यपालिका, विधायिका या प्रशासनिक प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। पांचवा है अधिकार परीक्षा। इसका शाब्दिक अर्थ है आपका प्राधिकार क्या है। यह रिट ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी लोकपद को अवैध रूप से धारण किए हुए हैं। इसके द्वारा उससे यह पूछा जाता है कि वह किस प्राधिकार से उस पद को धारण किए हुए है। यदि वह इसका कोई सुआधारित उत्तर नहीं देता है तो उसे उस पद से हटाकर पद को रिक्त घोषित कर दिया जाता है। ध्यातव्य है कि इस रिट हेतु आवेदन कोई भी व्यक्ति कर सकता है। उसका उस पद में हितबद्ध होना या उस पद का दावेदार होना आवश्यक नहीं है। यह एक विवेकीय उपचार है। प्रार्थी अधिकार के रूप में इसका दावा नहीं कर सकता है। न्यायालय तथा और परिस्थितियों के अनुसार यह रिट जारी करने या न करने का निर्णय कर सकता है। भाग 3 के अपवाद। अनुच्छेद 33 संविधान के भाग 3 का अपवाद गठित करता है। अनुच्छेद 13(2) यह उपबंधित करता है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है, किंतु अनुच्छेद 33 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह कुछ विशिष्ट वर्गों के संबंध में विशिष्ट प्रयोजनों की पूर्ति हेतु मूल अधिकारों को निर्बंधित या निराकृत करने वाली विधि बना सकती है। इस प्रकार अनुच्छेद 33 अनुच्छेद 13(2) के प्रभाव से बाहर है। अनुच्छेद 33 के अनुसार संसद निम्नलिखित वर्गों के संबंध में उनके कर्तव्यों के उचित पालन और उनमें अनुशासन सुनिश्चित करने के प्रयोजन से विधि द्वारा यह अवधारित कर सकेगी कि भाग 3 द्वारा प्रदत्त किसी मूल अधिकार को किस सीमा तक निर्बंधित या निराकृत किया जाए।
यथा सशस्त्र बलों के सदस्यों या लोक व्यवस्था के दायित्वाधीन बल के सदस्यों या आसूचना ब्यूरो या तत्संबंधी किसी अन्य संगठन में नियोजित व्यक्तियों या उक्त बल ब्यूरो या संगठन हेतु स्थापित दूरसंचार प्रणाली में नियोजित व्यक्तियों के संबंध में ध्यातव्य है कि अनुच्छेद 33 के अंतर्गत केवल संसद को विधि बनाने की शक्ति दी गई है, राज्य विधानमंडलों को नहीं। जब सेना विधि लागू हो, अनुच्छेद 34 भारत के किसी राज्य क्षेत्र में सेना विधि के लागू होने पर संसद की विधि बनाने की शक्ति के बारे में है। इसके अनुसार जब भारत के किसी भाग में सेना विधि लागू हो तथा किसी सरकारी कर्मचारी या प्राइवेट व्यक्ति ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई कार्य किया है तो संसद विधि द्वारा उनकी क्षतिपूर्ति कर सकती है तथा इस दौरान ऐसे क्षेत्र में सेना विधि के अधीन पारित दंडादेश, दिए गए दंड, आदेशित संप्रहरण या किए गए अन्य कार्य को विधिमान कर सकती है। संसद द्वारा इस हेतु निर्मित विधि को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। संसद की विधि बनाने की शक्ति अनुच्छेद 35 के अंतर्गत संसद से यह अपेक्षा की गई है कि वह उन कार्यों के लिए जिन्हें भाग 3 के अंतर्गत अपराध घोषित किया गया है यथा अनुच्छेद 17 व 23 दंड विहित करने के लिए विधि बनाएगी तथा यह स्पष्ट किया गया है कि अनुच्छेद 16(3), 32(3), 33 व 34 के अंतर्गत विहित विषयों पर और भाग 3 के अधीन घोषित अपराध हेतु दंड विहित करने के लिए विधि बनाने की शक्ति सिर्फ संसद को होगी, राज्य विधानमंडलों को नहीं। इस प्रकार अनुच्छेद 35 के तहत निर्दिष्ट विषयों के संबंध में राज्यों की अधिकारिता को अपवर्जित करते हुए सिर्फ संसद को विधि बनाने की शक्ति दी गई है। नमस्कार दोस्तों, तो इस प्रकार हमने आपके साथ अपने मौलिक अधिकार का 6वां बिंदु अर्थात 6वां पॉइंट संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में आपके साथ विस्तृत जानकारी साझा किया। तो दोस्तों नमस्कार, फिर मिलते हम आपके साथ एक नए विचार, एक नए बिंदु के साथ।